नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस वक्त देश में कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी से हड़कंप मच गया है। देश में एचएमपीवी वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं और ये बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि देश में लॉकडाउन भी लग सकता है। हालांकि सच्चाई क्या है, आज उस पर हम बात करेंगे और डॉक्टर से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, आपकी बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और क्या हमें डरने की जरूरत है या सावधान रहने की। तमाम सवालों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना जैसे एचएमपीवी वायरस की खबर मिलते ही देश में हड़कंप मच गया है। चीन में इस वायरस का कहर देखा जा रहा है। चीन में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यहाँ के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। वहीं देश में भी इस वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इस वायरस के भारत में 8 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस सामने आए। बंगाल, गुजरात में 1-1 केस सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर से 2 केस सामने आए। नागपुर में 13 साल की लड़की, 7 साल का लड़का संक्रमित है। कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने का बच्चा संक्रमित है। गुजरात में 2 महीने का बच्चा संक्रमित है। पश्चिम बंगाल में 5 महीने का बच्चा संक्रमित है। तमिलनाडु में 69 साल का बुजुर्ग संक्रमित है। चेन्नई में 45 साल का शख्स संक्रमित हुआ है। इन केसों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों की निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। केंद्र ने राज्यों को सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। ये नॉर्मल जैसे आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हम बचाव करते हैं वैसे ही करनी है, क्योंकि जिसका खांसी जुकाम है तो उनसे थोड़ा दूर रहना है। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं कि कोई जिसकी इम्यूनिटी वगैरह कम है, एल्डरली है, तो वो अपना मास्क पहन के जाए, अपना रेगुलर हैंड वॉशिंग कर ले। जिसको खांसी छींक आती है तो कि रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करे, जैसे हम बोलते हैं हैंड फोल्ड करके इस तरह के मुँह कवर करनी है बिफोर स्नीजिंग की। इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब आपको बताएं कि एचएमपीवी वायरस क्या है। तो एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये एक आरएनए वायरस है। कोरोना की तरह ही खांसने और छींकने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी फैल सकता है। संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं। वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा हो सकता है। एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को भी ये संक्रमित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि ये वायरस नया नहीं है और सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इस बीच विशेषज्ञों ने कहा है कि एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। एचएमपीवी जैसा वायरस आमतौर पर इस मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में अस्थायी रूप से फैलता है। फिलहाल कोरोना की तरह ही सावधानी ही बचाव है। इस वायरस पर भी यही नियम लागू होता है। इसीलिए समय समय पर हाथ धुलते रहें, किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें, जिससे कि इस वायरस को मात दी जा सके। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। और देखिए, अभी सरकार ने आश्वासन दिया है कि डरने जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन लोग
भूल नहीं पाए 3-4 साल पहले की स्थिति। और इस मामले पर हमने कोरोना को लेकर बहुत सारी चर्चा की थी डॉक्टर शरद पंडित जी के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे आज भी सवाल तो वही है शरद जी, जो एक दौर हमने 2020 में देखा और उसका एक्सटेंशन हमने 22 तक लगभग देखा, उसके बाद अब पिछले 2 साल से चीजें सामान्य होनी शुरू हुई हैं, ये दोबारा से कोई वैसी स्थिति आपको तो नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए क्या है, सतर्कता यदि बरती जाएगी तो मैं नहीं समझता हूं वैसे जो है स्थिति फिर से निर्मित होगी। अभी जो है शासन की तरफ से भी जो है एक नोट जारी किया गया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि भयभीत ना हो, पर सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। देखिए क्या है, ये जो HMPV वायरस है, ये जो है श्वास तंत्र को प्रभावित करता है, यानी खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार, ओटाइटिस यानी कान में दर्द, संक्रमण, ये सारी चीजें इसके साथ हो सकती हैं। तो इस तरह के यदि लक्षण किसी में व्यक्ति में आते हैं तो उसको जो है अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं ये वायरस इस तरह का जो है HMPV वाला वायरस तो नहीं है। दूसरा, अभी जैसा इसमें बताया गया है कि 2 वर्ष तक के बच्चे, उनके लिए विशेष करके ये सावधानी की आवश्यकता है कि यदि किसी को इस तरह के लक्षण यदि लगते हैं तो उसको तुरंत चिकित्सकीय परामर्श देना चाहिए और जो है अस्पताल में जाके चिकित्सकों से कंसल्ट करना चाहिए। जहां तक सावधानियां हैं इसमें, तो सामान्य रूप से वही सावधानियां हैं जो है अपन ने कोरोना के समय जो फॉलो की थी या हमने H1N1 जो है के समय फॉलो की थी। तो ये जो सावधानियां हैं उसमें यही है कि अननेसेसरी क्राउडेड प्लेसेस में न जाएं, मास्क का उपयोग करें, जहां तक है हाइजीन और न्यूट्रिशन, इसको बराबर अपना मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जो है हैंड जो हाइजीन है उसके लिए जो है विशेष करके जो है सावधानी रखना है। तो ये कुछ सावधानियां रखेंगे और यदि समय रहते हमने इसके मामले में अलर्ट होकर चिकित्सकीय परामर्श ले लिया तो मैं समझता हूं कि ये जो है कंट्रोल हो सकता है और कहीं भी कोई डरने की बात नहीं है। और जो व्यक्ति प्रभावित है उसको विशेष करके जो है ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां स्वस्थ व्यक्ति हो और स्वस्थ व्यक्ति जो है वो प्रभावित हो हमारी वजह से। तो ये कुछ सामान्य सावधानी रख के मैं नहीं समझता हूं कि इसका इतना विकराल रूप होगा यदि हमने समय रहते ये सब सावधानियां अपना ली और जनता भी जागरूक हो। जी, MC मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए MC मिश्रा जी, शायद बचाव हमें कोरोना के भी पता थे, बचाव इसके भी पता है हमें, लेकिन जो हमने कोरोना से कुछ समय के लिए चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ली थी उसको इम्प्लीमेंट कर पाना लोगों के लिए शायद वो बहुत मुश्किल रहा, या जो भी है वो लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बना। मास्क धीरे धीरे हट गए, हैंड वॉशिंग की शायद आदत अभी भी लोगों के अंदर है, वो जो उन्होंने शुरू की थी कोविड के अंदर, लेकिन क्राउडेड प्लेस पर नहीं जाना, शादी का सीजन फिर से शुरू होने वाला है। ये थोड़ा सा आपको लगता है कि कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा जब तक सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं? हाँ, नहीं, ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार की मान लीजिए गाइडलाइन आ भी जाए तो अब विवाह में अगर जाना है किसी को तो जाएगा। अभी कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, बिल्कुल, उसमें कितने लोग जाएंगे? तो हम लोगों का 2-3 बातें मैं इसमें कहूंगा। एक तो ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस नाम का जो ये चला है, जो पता लग रहा है अभी हमारे यहाँ भी भारत में, ये बहुत समय से हमारे बीच में है वायरस मौजूद। इसके लक्षण वही होते हैं जो आम फ्लू के होते हैं, आम जुकाम खांसी वाले वायरस के होते हैं, और इससे जो रोग होता है वो बहुत गंभीर नहीं होता है। 99.9% वो माइल्ड होता है और स्वतः ठीक हो जाता है। इसकी वैक्सीन नहीं है, एंटीवायरल कोई दवाई इसके लिए नहीं दी जाती है, केवल बुखार है तो उसको नीचे ले आए, बाकी 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अब रहा इसका सवाल कि जो केसेस हमारे यहाँ आए हैं उनका कोई यात्रा का विवरण नहीं है कि वो चीन से आए, उनके माता पिता आए, ये बच्चे आए। इसमें जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और होते हैं। ऐसा माना जाता है कि चूंकि ये वायरस हमारे बीच में मौजूद है हमेशा से, अधिकतर लोगों को इसकी प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है और इसलिए संक्रमण वयस्कों में नहीं होता है। लेकिन यदि होता है बुजुर्गों में, वरिष्ठ नागरिकों में या बहुत छोटे बच्चों में,
उनको प्रभावित करता है। और कोई कोई बच्चा या बुजुर्ग जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है वो इसमें गंभीर हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। और अगर आप देखें तो 1958 में पहली बार इसका पता लगा, 2001 से बहुत चर्चा में आया है ये। हर राष्ट्र में लगभग ये मौजूद है। जैसे कोविड हमारे बीच में आज मौजूद है, जिस प्रकार फ्लू हमारे बीच में मौजूद है, और बहुत सारे रेस्पिरेटरी वायरस जिनको हम कहते हैं, जो हमारे सांस के तंत्र को प्रभावित करता है। गला खराब होगा, जुकाम होगा, सिर में दर्द होगा, बुखार होगा, और कम लोगों में ये लंग्स को असर करता है। तो ये ऊपर ही ऊपर, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, उसको प्रभावित करता है और स्वतः ठीक हो जाता है। लंग्स, जैसे कोविड में लंग का जो फेफड़ों का जो उसमें खराबी आ रही थी, निमोनिया की, वो इसमें उतनी नहीं आती है, और अब बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है ये, और माइल्ड सिम्टम होते हैं अधिकतर लोगों में। ठीक है, राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, देखिए, एक सवाल तो ये जहन में आता है कि कहाँ, चीन में तो हम काफी दिन से केस सुन रहे थे, भारत में हमने सुना कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है, ठीक 2 दिन के अंदर ये संख्या 8 पहुंच गई। अब इसको किस तरीके से देखा जाए कि इसका जो टेस्ट है, क्या कोविड वाला ही टेस्ट होता है, कैसे ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और ये 8 हमें केवल इसलिए कम दिख रहे हैं कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, या अभी हम ये मानकर चलें कि फैलाव नहीं है? क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि शायद ये 8 से बहुत ज्यादा हो। देखिए, ये बात तो सही है कि ये 8 से बहुत ज़्यादा होंगे। इसकी टेस्टिंग रूटीनली अवेलेबल नहीं है, और ये कोई बहुत नया वायरस नहीं है। 2001 में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था, एवियन फैमिली का वायरस है, नीदरलैंड में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था। एंड क्योंकि इसके सिम्टम्स एक रूटीन कफ एंड कोल्ड की तरह होते हैं, जो भी खांसी जुकाम होता है वो कोई ना कोई वायरल ओरिजिन है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा ग्रुप का कोई ना कोई भाई बंधु होता है, ये भी वही एवियन ग्रुप का वायरस है। इसमें बस डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि अगर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे या बुजुर्ग, या जिनको पहले से कोई अस्थमा की या चेस्ट की प्रॉब्लम है, या HIV से संक्रमित हैं, जिनकी किसी भी वजह से पहले से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो एक थोड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं। रूटीन पॉपुलेशन में ये नॉर्मली शायद बुखार, खांसी, जुकाम बन के आएगा और चले जाएगा। यूजली 4-5 दिन से हफ्ता भर होता है, तो इसके लिए रूटीन टेस्टिंग की शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रूटीन टेस्टिंग पे फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा होगा सरकार पे या पब्लिक पे कि जिसका आउटपुट नहीं निकलेगा। बिल्कुल। शरद पंडित जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि इस बार जो बच्चों को लेकर खबरें आ रही हैं कि 2 साल से छोटे बच्चे, हालांकि वो बहुत ज्यादा जो हैं वो एक्सपोज भी नहीं होते हैं, अगर हम कहें ज्यादातर घर में ही रहते हैं, स्कूल भी नहीं होता है उनका, तो ये चीज उनके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन बच्चों पर खासकर ये अटैक कर रहा है, तो इसका क्या केवल एक कारण इम्यून सिस्टम उनका है, या फिर कुछ और वजह आपको नजर आती है? नहीं, देखिए क्या है, सबसे पहले तो जो आपने स्वयं ने बताया अभी कि जो इम्यून सिस्टम रहता है बच्चों का, वो बड़ा जो है वो प्रिमिटिव स्टेज पे रहता है, तो इसलिए क्या है, उसको जो है बच्चे को प्रभावित होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा ये जो है रीजन ये है कि बच्चे जो है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो है कहीं से भी कैच कर सकते हैं। इवन घर में भी यदि बच्चा है और जो है वो एयर में है यदि ये वायरस, तो वो जो है बच्चों को अटैक कर सकता है। अब एक तो लो इम्यूनिटी हो गई, और दूसरा जो है वो एयरबॉर्न होने की वजह से, और उसके साथ साथ कॉमन कोल्ड वगैरह इस तरह के जो लक्षण बच्चों में कॉमनली होते हैं, तो उसके साथ ये वायरस जो है अटैक कर देता है, और सुपर एडेड जो है इन्फेक्शन इसका हो सकता है। तो ये बात तो है कि बच्चे जो है बाहर एक्सपोज नहीं हो रहे, परंतु घर में भी उनको जो है चांसेस है कि ये इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसलिए इस तरह का यदि लक्षण है बच्चों को, तो हमको पीडियाट्रिशियन से या हमारे चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, और अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कॉमन जो इन्फ्लुएंजा वगैरह के जो वैक्सीन होते हैं रूटीन में, हर बच्चे को जो लगाए जाते हैं साल में एक बार, वो लगवाते रहना चाहिए। तो किसी हद तक इस वायरस का इफेक्ट भी जो है उससे मिनिमाइज हो जाता है, या बहुत कम हो जाता है, न्यूनतम स्थिति में आ जाता है।
तो ये कुछ सावधानियां रखना अभिभावकों को जरूरी है। ठीक है MC मिश्रा जी, एक सवाल और लोगों के जहन में आता है कि भैया हमें वो आदत थी कि हमने काढ़ा पीना शुरू किया, हमने अपने खान पान में बदलाव कर दिया, लेकिन हम 2 साल का बच्चा तो मदर फीड भी कर रही होती है कई बार, इतने छोटे बच्चे को तो बहुत ज़्यादा वो और चीज़ें खाता भी नहीं है, तो उसकी डाइट में भी क्या कोई बदलाव करना चाहिए इस समय कि उसका थोड़ा इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर हो सके? नहीं, देखिए, इम्यून सिस्टम है बच्चों का उतना मैच्योर नहीं होता है और समय लगता है। इसीलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र में अधिकतर हम लोगों को, उसमें हम भी शामिल हैं, ये संक्रमण हो चुका होता है और प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। अब 2 साल के बच्चे का क्या डाइट कंट्रोल करेंगे? वो तो बेचारा दूध ही पी रहा है और थोड़ा बहुत कुछ और खा लेगा, फल खा लेगा, केला खा लेगा, बिल्कुल, और कुछ अंडा वगैरह है तो वो खा सकता है अपने न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से। लेकिन ज्यादातर तो 2 साल के बच्चे को दूध एक प्रीडोमिनेंट डाइट उसकी होती है। उसके अलावा दूध में आप कुछ मिला सकते हैं, अंडा मिला सकते हैं, और नहीं तो अंडा अलग से उबाल के खिला सकते हैं बच्चे को, दाल खिला सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं, 2 दही खिला सकते हैं बच्चे को। तो काढ़ा वगैरह तो बच्चे को दे नहीं सकते। बिल्कुल। और इसमें भी जितने भी अभी हमारे भारत में भी पता लगे हैं वो सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, कोई उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। और मैं लोगों को हम यही सांत्वना देंगे कि लोग पैनिक न करें, इससे या केवल अवेयर रहें, सतर्क रहें, अपना बचाव करें। यदि किसी को संक्रमण है तो वो मेले आदि में जाने से बचें, न जाएं, मास्क लगा लें। घर में भी एक बच्चे को भी होता है तो माता पिता को भी हो जाता है उस बच्चे से। अभी मेरे ग्रैंडसन को हुआ, उनके दोनों माता पिता को हो गया उससे, बच्चे से। तो ये तो निरंतर सतत प्रक्रिया है वायरल इन्फेक्शंस की। जो कुछ वायरस है जो सर्दी में ज्यादा इफेक्ट करते हैं, कुछ वायरस गर्मी में करते हैं, कुछ मच्छर के द्वारा फैलते हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वगैरह, और ये एयरबॉर्न है। तो इसके लिए तो बचाव यही, दूरी बना के रखें जैसे कोविड में। लेकिन अब आपके बच्चे को 2 साल के हो रहा है ये संक्रमण, तो क्या दूरी आप बनाएंगे? आपको बच्चे को तो गोदी में लेना ही पड़ेगा और उससे आपको संक्रमण हो ही सकता है। नहीं हो तो वो ताज्जुब की बात है, वो आश्चर्यजनक होगा। तो और लेकिन अच्छी बात यह है कि गंभीर रोग नहीं होता इससे, और कोई आप इसके लिए वैक्सीन भी नहीं है, कोई अलग से कोई इसका उपचार भी नहीं है। केवल आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं वो ही लेते हैं कि अगर बुखार है तो पैरासीटामोल, बच्चों में सिरप दे देंगे, बड़ों में गोली खा लेंगे। इसी प्रकार जो बुखार बहुत तेज है, अगर पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा है तो कोल्ड स्पंजिंग करनी पड़ेगी। और तरल पदार्थ का प्रयोग जरूर करें जिसमें पानी भी है, लस्सी भी है, जिसमें नारियल पानी भी है, और जूसेस अच्छे फ्रेश बने हुए साफ सुथरे ले सकते हैं। तो अगर मैं समझता हूं कि ये सब करेंगे तो होगा भी संक्रमण तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों को अपना भी ख्याल करना है और दूसरों के लिए भी चिंता करनी है कि भाई अगर मेरे को जुकाम खांसी हो रहा है तो मैं मिक्सअप ना हो, मैं पार्टीज में ना जाऊं, मैं मेले में ना जाऊं, मैं विवाह में न जाऊं, क्योंकि अगर जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे तो फिर संक्रमण फैलता है, हाथ मिलाएंगे, फिर वो हाथ मुंह पे भी चला जाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जो लोगों को खुद ही समझनी पड़ेंगी और लोगों को उसका अनुपालन करना पड़ेगा। ठीक है राहुल जी, मैं एक चीज, क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, थोड़ा गले से रिलेटेड, क्योंकि छोटे बच्चे हैं अक्सर वो बता नहीं पाते हैं कि भाई गले में दर्द है या नहीं है, अक्सर वो रोने लगते हैं उस सिचुएशन में। तो डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए और गले में किस तरह के सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स पहचान सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों के, कि कुछ दिक्कत हो रही है बच्चे को? देखिए, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, नॉर्मली अगर 4-5 साल का बच्चा बता देता है कि हमारे गले में दर्द है या कहीं कुछ है, तो अगर बहुत ही छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का, तो यूजली ये कहा जाता है कि जो उसका रूटीन पैटर्न है, दूध पीने का, लेट्रिन बाथरूम का, रोने का जो रूटीन पैटर्न है, उससे हल्का सा भी डिफरेंशिएट हो, हल्का सा भी अलग हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वो दूध पीना बंद करेगा, कहीं ना कहीं वो कोई डिफरेंस आएगा, फीवर होगा, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जैसा कि अभी बताया गया है कि
कोई भी ये रूटीन खांसी जुकाम हो रहा है, ये डिफरेंशिएट करना रूटीन खांसी जुकाम का एचएमपी वायरस से बहुत डिफिकल्ट है अंटिल अनलेस हम उसको टेस्ट करें। कोई इसका एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है, कोई पैनिक की कंडीशन है नहीं है। तो इसको ओनली थिंग इज कि अगर जब भी खांसी जुकाम हो, एक दिन से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, तो डॉक्टर को दिखाएं। स्पेसिफिकली वो लोग जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, स्पेसिफिकली 5 साल से कम बच्चे, 65 के ऊपर के बुजुर्ग, और जो भी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हो, एचआईवी से संक्रमित हो, डायबिटिक पेशेंट हो, चेस्ट इन्फेक्शन पेशेंट्स हो, वो लोग पहले डॉक्टर को दिखा के अपना तुरंत इलाज लें। ठीक। शरद जी, एक सवाल और आ रहा था लोगों के बीच में, क्योंकि कुछ लोग थे, हालांकि बहुत कम है उनकी संख्या, जिन्होंने उस समय कोविड वैक्सीन नहीं ली। उनको क्योंकि तमाम भ्रांतियां भी फैल गई थी, कुछ लोगों को डर था कि इससे और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि क्या हम वैक्सीन लगवा लें, क्या वो हमें कवच देगी इस वायरस से भी? देखिए, हर वायरस का स्ट्रेन अलग अलग रहता है। जो कोविड की वैक्सीन थी वो इसके लिए कारगर होगी ये कंफर्म हम नहीं कर सकते, परंतु ये है कि यदि वो लगवा लेते हैं तो कोई उससे नुकसान नहीं है। कोई भी वैक्सीन यदि एंटी वायरस वैक्सीन या एंटी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाई जाएगी तो कुछ हद तक जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगी, परंतु स्पेसिफिक जो एचएमपीवी वायरस के संबंध में है, अभी चूंकि कोई वैक्सीन है नहीं इसके बारे में, तो इसलिए केवल हमको सावधानियां रखना और प्रोटेक्शन के जो अभी जो एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने बात करी उसका ही पालन करना चाहिए। राहुल जी, एक चीज और, अगर हम थोड़ा सा बुजुर्गों की तरफ जाएं तो उनको किस तरह के आप इस वक्त एडवाइस कर रहे हैं, उनको किन चीजों का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए? देखिए, ध्यान पड़ने विषय तो सिर्फ अपना हेल्थ का, रूटीन हेल्थ का ख्याल रखें, हाइजीन मेंटेन करें। बाहर जाए तो मास्क लगा के जाएं, भीड़ भड़ा इलाके में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, रेगुलर हैंड वॉश करें, जो रूटीन अपनी हाइजीन फैसिलिटीज हैं वो यूज करें, एंड पौष्टिक खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। कफ एंड कोल्ड हो, खांसी जुकाम हो तो घर के नुस्खे पे ना अटकें। एक आध दिन में ही नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ठीक है। एमसी मिश्रा जी, एक थोड़ा सा मैं जो हमारी जियो पॉलिटिक्स चलती है उससे रिलेटेड एक थोड़ी अगर आप जानकारी साझा करना चाहें। हमने एक कोरोना वायरस देखा जिस पर चीन लगातार पर्दा डालने की कोशिश करता रहा और अंततः उसने बहुत ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया को पहुंचाया। अब जब ये वायरस 2001 से था तो अब इसका फिर से चाइना कनेक्शन जुड़ रहा है, और मैं कई वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया में, अब वो स्पॉन्सर्ड हैं या नेचुरल हैं पता नहीं, उसमें दिखाने की कोशिश की कि चाइना को फिर से बदनाम करने की कोशिश है। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, जनजीवन चल रहा है, यहाँ कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई हॉस्पिटल में इस तरह की भीड़ नहीं है। जबकि दूसरी तस्वीरें वो हैं जो हम टीवी पर आजकल देख रहे हैं, वायरस बढ़ने के मामले देख रहे हैं। तो इसमें जब हमने कोविड में पूरी दुनिया ने उस तरह की चीजें झेली हैं तो वो अभी भी ठीक इंफॉर्मेशन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, इस पर अगर आप कुछ बात करना चाहें, और चीन से ज्यादातर कनेक्शन क्यों जुड़ते हैं इस तरह के वायरस के? चीन से इस तरह के जो मामले इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि चीन में पारदर्शिता नहीं है, वो छुपाते हैं। कोविड में भी छुपाया, अभी भी क्या वस्तु स्थिति है ये हमको किसी को नहीं पता। अच्छा, जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें सभी चैनल्स ये कह रहे हैं, इस बात की वो पुष्टि नहीं कर सकते कि ये क्या हाल के वीडियो है या पुराने वीडियो है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन चाइना भी डेंसली पॉपुलेटेड देश है तो वहां पे भी संक्रमण फैलता है तेजी से। फिर अब अगर क्या इसने वायरस ने कोई वहां नया म्यूटेशन ऐसा आ गया है जो ज्यादा संक्रमित करता है, वो भी एक समस्या वायरसेस की हमने देखी कोविड में। और वो किसी भी वायरस, फ्लू भी कई बार हम देखते हैं किसी एक सीजन में, एक साल छोड़ के एक अगर देखें ऑल्टरनेट ईयर, तो फ्लू के बड़े एकदम से क्लस्टर्स हो जाते हैं एक साल छोड़ के। तो ये जो म्यूटेशंस हैं ये भी संक्रमित करने की इनकी क्षमता अधिक हो जाती है, बहुत इन्फेक्शस हो जाते हैं, जिसको हम जो कोविड के दौरान भी हम लोगों ने बहुत चर्चा करी इसकी कि इसकी इन्फेक्टिविटी कितनी है। 1 से 2 लोगों को फैलेगा कि 1 से 9 लोगों को फैलेगा कि 1 से 10 लोगों को फैलेगा। तो ये कई बार हो जाता है म्यूटेशन की वजह से भी। लेकिन अभी तो फिलहाल हम कोई जेनोमिक सीक्वेंसिंग भी नहीं हुई है इसकी, इसका हमको जीनोम भी नहीं पता है। तो अभी तो इसमें मेरे ख्याल से अब चूंकि ये
अब लोग इसको वायरल पैनल में रिपोर्ट कर रहे हैं और ये कुछ केसेस अभी सामने आए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसका संज्ञान लेंगे, सैंपल उठाएंगे सारे जगह से जहां से भी संक्रमण मिल रहा है, और फिर उसमें एक कंसेंसस बनेगा कि किस तरह का वायरस है और इस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है या नहीं है। फिलहाल जैसे सभी इस बात से सहमत हैं कि कोई हर वायरस की वैक्सीन बनती नहीं है, बन नहीं सकती, और उसका कोई शायद आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वायरस तो हमारे बीच में बहुत सारे मौजूद हैं। थोड़ा बहुत संक्रमण होता है, उससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, इम्यूनिटी बन जाती है, और यही शायद इस वायरस के साथ भी है। इसीलिए इसकी शायद अभी शोध इस पर ज्यादा जरूरत है, तभी स्थितियां बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों लोग जुड़े, और उम्मीद है कि लोगों का जो डर था वो इस चर्चा के बाद जरूर दूर हुआ होगा। और फिलहाल आपको थोड़ी बस सावधानी बरतनी है, डरना अभी नहीं है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।